हाँ, हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से इस सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई जो है काफी अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम दो पार्ट सेल के बारे में देख चुके। सेल की खोज किसने किया, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, ये जो है सेल थ्योरी पर बल किसने दिया, किसने बताया कि जो है सेल पहले से ही मौजूद सेल से ही बना हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले से अगले चैप्टर में यानी अगले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया। अब हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सेल जो है हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है। हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है। जिस तरह देखते हैं, ये क्या है, ये घर है, ये घर है, ये क्या है, घर है, ये घर है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है। इसकी घर की इकाई, घर की इकाई को क्या कहेंगे, घर की इकाई को हम ईट कहेंगे, ईटा कहेंगे। घर एक एक ईटा मिलके पूरा मकान, पूरा आपका घर, हमारा घर तैयार होता है। एक एक ईटा मिलके घर की इकाई क्या कहलाएगा, ईट कहलाएगा। घर की इकाई ईट कहलाएगा। अब देखेंगे हमारी इकाई क्या कहलाएगा। ये जो है कोई इंसान है, कोई इंसान है। ये कोई इंसान है। अब जो है हमारा शरीर, कोई इंसान का, ये कोई जीव है, जीव बोल रहे, इंसान है, मानव है, ये कोई मानव है। तो मानव की इकाई का क्या कहलाएगा। जिस तरह ये घर की इकाई एक एक ईट मिलकर पूरा घर तैयार हुआ है तो उसकी इकाई ईट कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर एक एक कोशिका से मिलकर बना है। तो हमारा इकाई यानी मानव की इकाई क्या कहलाएगा, कोशिका जिसको सेल बोलते हैं, यही कहलाएगा ना। हमारा शरीर पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल से ही निर्माण हुआ है। 1 से 2 से 2 से 3, 3 से 4, नहीं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसी करके मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है। और सबसे पहले सेल के बारे में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया हमको कि जो है सेल जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा सेल जो है कोशिका से मिलकर बना होता है और जो है हमारा सेल यानी हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ये इसके बारे में जो है किसने बताया, जो है रुडॉल्फ विर्चो ने बताया था कि पहले से ही मौजूद कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। ये रुडॉल्फ विर्चो ने बताया। और न्यूक्लियस का खोज कीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी। कौन सा सेल का खोज किया था, मृत कोशिका का, यानी मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। ये आपको याद रहेगा, हाँ ठीक है। तो इतना जो है आपको हम जो है पहले ही लेक्चर में बता दिए थे कि मानव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका से 2 से 4, 4 से मिलियंस ऑफ सेल्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार जैसे कि हम एक घर देखते हैं, एक घर एक एक ईटा से तैयार होता है, वैसा ही हमारा शरीर एक एक सेल से तैयार होता है। हमारा शरीर का हर एक अंग कोशिका से बना हुआ है। आया समझ में? चलो ठीक है, इतना उतारो। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, सेल के प्रकार। अब जो है पहले देख इसको उतारो, फिर हम डिस्कशन करेंगे।
अब बच्चों हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे कि रुडॉल्फ विर्चो ने हमको बताया था कि पहले से ही मौजूद कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण पहले से ही मौजूद सेल से ही होता है, यानी कि सेल विभाजन के बारे में बताया। हम जो है देखेंगे, ये जो है सेल है, ये पुराना सेल है, इसी से एक नया सेल का निर्माण होता है। यानी कि इन्होंने क्या किसके बारे में बोल दिया? कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में बता दिया। 1 से 2 से इन्होंने बताया कि ये जो नया सेल बना है ये पहले से मौजूद कोशिका से ही बना है। अब 2 से 4 से 2 से 4 से 2 से 4 सेल, अब 4 से 8 सेल, 4 से 8 से 4 से 8 से इसी प्रकार 4 8 से 16 16 से 32 32 से 64 मिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। तो रुडॉल्फ विर्चो ने क्या कहा? इन्होंने सेल थ्योरी पर बल दिया और कहा कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। इन्होंने ये कहा, यानी कि इसका मतलब कि कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया। देखो, इन्होंने कोशिका सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि सभी कोशिका की उत्पत्ति उनकी पूर्ववर्ती मतलब पहले से जो मौजूद है, ये जो है मेरा बॉडी है या सेल है, यहाँ पर मौजूद है मान लो सेल, इसी से नए सेल का निर्माण होगा, इसी से नए सेल का निर्माण होगा, इसी से नए सेल का निर्माण होगा। इन्होंने इसके बारे में बता दिया, इन्होंने इसके बारे में बता दिया और बोला ये जो है, हाँ, इन्होंने क्या बोला कि जो है पहले से मौजूद, यानी जो हमारे सेल में जो सेल है इसी से नए सेल का निर्माण होता है। इन्होंने इतना बताया। तो इतना उतारो, हम आगे देखते हैं और क्या क्या देखना है। ठीक है, उतर गया, मिटाते हैं। क्या कहा इन्होंने? रुडॉल्फ विर्चो ने क्या कहा, यानी किसके बारे में बताया? विभाजन के बारे में। हम देखे ना, 1 से 2 सेल बना, 1 से 2 सेल बना, हम ये देख सकते हैं। यानी विभाजन मतलब क्या? कौन सा विभाजन? कोशिका विभाजन। हम अभी देखें 1 से 2 सेल, और जो है इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या कहा? कोशिका सिद्धांत क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि नए सेल की उत्पत्ति कहां से होती है? नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से ही मौजूद कोशिका से होती है। इन्होंने ये कहा। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या कहा? रुडॉल्फ विर्चो ने कहा कि जो है विभाजन के बारे में। कौन सा विभाजन? कोशिका विभाजन। अभी हम आप देख चुके थे, ये जो है ओल्ड सेल है, मान लो इससे 2 नया सेल बना, 2 नया सेल, इससे 2 नया सेल, इससे 2 नया सेल। यानी इन्होंने कहा कि नए कोशिका की उत्पत्ति पहले से सेल थे, इसी से जो है नए सेल की उत्पत्ति हुई। इन्होंने ये कहा। तो इतना उतारो। हाँ बच्चों, अब हम कोशिका के प्रकार के बारे में देखें। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीवाणु और मानव यानी जंतु आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जीवाणु और अमीबा आते हैं।
जीवाणु और अमीबा आते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। अब जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या कौन कौन से चीज जो है मौजूद नहीं होते। केंद्रक, प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है एक गुणसूत्र होता है। और जो है यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है और बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, अभी हम बताएं, जंतु, पेड़ पौधे। अब जो है देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इंग्लिश में लिख लो, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक। इसमें देखेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या क्या ऑर्गन नहीं होता, इसमें क्या क्या नहीं होता, देखेंगे क्या क्या मौजूद नहीं रहता। तो यूकैरियोटिक में हम अभी प्रोकैरियोटिक में बताए थे कि केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें एक गुणसूत्र होता है। इसमें एक गुणसूत्र होता है। इसमें एक गुणसूत्र होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। पहले देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो यूकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक मौजूद होता है, और जो है केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है। और क्या देखेंगे? इसमें जो है एक गुणसूत्र होता है ना, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होता है। इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होता है। अब इसका एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण क्या होगा? प्रोकैरियोटिक का उदाहरण जीवाणु, अमीबा। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल देख लेंगे। उदाहरण क्या होगा यूकैरियोटिक? अभी हम बताए थे जंतु, और बोल देते उत्तक, और बोल देते हैं पौधे आदि। ये सब इसमें भी आदि लिख देते हैं, आदि। ये सब जो है यूकैरियोटिक का एग्जांपल है। जो है जंतु, उत्तक, पौधे यूकैरियोटिक एग्जांपल है। अमीबा और जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। आया समझ में? सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहेंगे? वैसा सेल जिसके अंदर केंद्रक मौजूद ना हो। यूकैरियोटिक उसमें कहेंगे जिसके अंदर केंद्रक मौजूद हो। इतना आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो।
तो इतना उतारो, हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे, तुमसे कोई पूछ लिया कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव किससे बना होता है, सजीव किससे बना होता है, तुम क्या बोलोगे? सजीव जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। सजीव, सजीव मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब इसका मतलब हो गया, लिविंग मतलब सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। जैसे कि पूरा घर, हम जो है एक ईटा से मिलकर हम लोग का पूरा घर बनता है, तो उसको उसका जो है सूक्ष्म इकाई पूछेंगे घर का, तो क्या बोलेंगे? ईटा। इसी प्रकार हमारा जो पूरा सजीव है, लिविंग है, वो सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई, यानी कि सजीवों से। हाँ, क्या ये जो है सजीव किससे मिलकर बनाता है? सजीव कोशिकाओं से, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो है घर जो है एक एक ईटा से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है, सजीव जो है, एक एक सेल से मिलकर बना है। जैसे एक एक घर, पूरा घर एक एक ईटा से मिलकर बन रहा है, इसी प्रकार पूरा सेल सजीव जो है एक एक कोशिका से मिलकर बना है, एक एक कोशिका से मिलकर बना है। यह हो गया सजीव। अब जो है सजीव कोशिका का आधार बोलेंगे क्या होगा? कोशिका का आधार बोलेंगे कि क्या होगा? कोशिका का आधार सॉरी जीवन का आधार, जीवन का आधार बोलेंगे क्या होगा? तो कोशिका होगा। अगर तुमसे बोल देगा, ऐसे नहीं तो ऐसे बोल दोगे सजीव, तो जीवन का आधार, जीवन का आधार क्या है? कोशिका, कोशिका। जीवन का आधार क्या है? कोशिका। ये पूरा जो हमारा शरीर है, ये हमारा पूरा शरीर दिख रहा है, वो किससे मिलकर बना है? ये पूरा शरीर सेल यानी कोशिका से। तो जीवन का आधार यानी जीवन की उत्पत्ति, हमारा जो नींव रखाया होगा, हमारी शुरुआत होगी जीवन की उत्पत्ति, हमारा शरीर बनना शुरू हुआ होगा, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल होगा, एक छोटी सी इकाई होगा, जिसको सेल बोलते हैं। वहीं से हमारा सेल की उत्पत्ति हुई, हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, यहाँ प्रारंभ। हाँ बच्चों, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्रियाकलाप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट। और हम देखेंगे, क्या देखेंगे? डेड सेल के को देखेंगे, यानी कोशिका को देखने वाले हैं हम, अभी सेल को देखने वाले हैं। बोले ऐसे कैसे सर? बोला हाँ, वो आपने सब ने देखा है, लड़कों ने देखा है, लड़कियों ने देखा है, सब ने देखा है सेल को। बोले सर आज तक तो नहीं देखे। नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है अपने आंखों से मरा हुआ सेल को? नहीं देखा। तो अभी हम दिखाते हैं, फिर बोलोगे हाँ सर देखे हैं। प्याज है ना घर में, हाँ तो प्याज ले लो, और प्याज लेने के उसको परत को छील लो, और जो है परत के छील कर तुम उससे ये वाला परत निकाल लेना। ये परत दिख रहा है? हाँ, यही परत डेड सेल है, यही परत कोशिका है, यही परत सेल है, जिसके बारे में हम अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके अंदर के देखेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, छोटा सेल में कैसा रहता है, बड़ा सेल में कैसा रहता है, इसके बारे में देखेंगे अभी हम, ये जानेंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं। और ये जो भी सेल होता है, कौन सा सेल होता है? डेड सेल, मरा हुआ सेल होता है। अब हम प्याज के छोटे से कली को लेंगे, इसमें चाहे छोटा प्याज हो चाहे बड़ा प्याज हो, उसका आकार यानी संरचना सेम होगा, ये हम देखते हैं। अब जो है एक सूक्ष्मदर्शी में इसको देखेंगे कि कैसे दिखता है। एक प्याज के छोटे टुकड़े को लेना है, क्या करना है? प्याज के छोटे, उसको जो है ये जो हम अभी जो लेयर निकाले कोशिका का, इसको जो है चिमटे की सहायता से निकालना है। इस चिमटी की सहायता से हम प्याज की भीतरी सतह को और झिल्ली को उतार लेंगे। उतार लिए,
पानी वाले कांच गिलास में डाल देंगे, फिर एक कांच स्लाइड लेंगे, झिल्ली के टुकड़े को उठाकर गिलास स्लाइड पर रख देंगे। मान लो ये गिलास स्लाइड है, मान लो ये गिलास स्लाइड है, ये प्याज के जो है भीतरी झिल्ली को स्लाइड पे रख दिए, दिख रहा है ना। अब जो है अब इस पर कुछ बूंद जो है सेफ्रोमाइन का डालेंगे। सेफ्रोमाइन केमिकल है जो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। कहां मिलेगा? हाँ, तो सेफ्रोमाइन केमिकल है जो आपको कहां मिलेगा? लेबोरेटरी में मिलेगा। आप जब लेबोरेटरी में अध्ययन करोगे, मतलब जाओगे और ये चीज करने की कोशिश करोगे, तो उसमें सेफ्रोमाइन की कुछ बूंदे डाल देना है। अब जो है इनको कवर कर देंगे, एक और स्लाइड से इनको ऐसे करके कवर कर देंगे। कवर कर देंगे तो हमको अस्थायी स्लाइड मिल जाएगा, अस्थायी स्लाइड मिल जाएगा। इसको कवर कर देंगे तो अस्थायी स्लाइड मिल जाएगा। अब हम सूक्ष्मदर्शी लेंगे और स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी पे के नीचे रख देंगे। अब देखो, अब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। देखने से हमको अब पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा रहता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसा होता है, ये आपको पता चलेगा। किसमें? सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में। इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं हल्का सा। ये जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है सब न्यूक्लियस है, जो बूंद दे रहे हैं ये सब न्यूक्लियस है। और यही प्याज का ये झिल्ली है, झिल्ली है किसका? प्याज का। और ये कौन सा सेल है? ये मृत सेल है, मृत कोशिका। मृत कोशिका बोले तो डेड सेल, जो हम अभी देखे यही ये डेड सेल है। आप जो है अंडा को जब आप उसनते हैं तो उसके ऊपरी परत जो हार्ड होता है, जब उसको छीलते हैं ऊपरी परत को, एक और परत तुमको पतला जैसा दिखता है, बारीक जैसा, वो भी डेड सेल है, वो भी डेड सेल है। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या हमको निष्कर्षण क्या मिलता है। निष्कर्षण ये मिलता है कि चाहे छोटा प्याज का टुकड़ा लेंगे चाहे बड़ा प्याज का टुकड़ा लेंगे, उसका संरचना यानी कि जो है सेल का साइज जो है वो समान रहता है, वो समान रहता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जाके घर में एक प्याज लेना और इसके छिलके को कवर खोलना और उसके में एक परत दिखाई देगा, उसी को हम डेड सेल कहेंगे। और उसमें नहीं दिख रहा है तो तुम अंडा ले लेना, अंडा को उछलना, पानी में बॉईल करना 15 मिनट तक। उसके बाद जो है जब अंडा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद उस बॉईल को मतलब उसके ऊपरी परत को छील लेना, उसके बाद देखना उसमें पतला परत रहेगा, वो भी क्या है? वो भी डेड सेल है, वो भी डेड सेल है। आप अपने आंखों से देख चुके हो उसको, लेकिन आज तक पता नहीं हुआ, लेकिन आज पता चल गया हो। इतना उतारो, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया, अब इसको जाके आप घर पे देखना, घर पे ट्राई करना। अब हम निष्कर्ष क्या पाते हैं कि जो है हम निष्कर्ष ये पाते हैं कि जो है प्याज का आकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्याज का आकार बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसका साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सेल का साइज दोनों में समान रहता है। जैसे कि हम अभी देखें, ये सेल का साइज है, ये सेल का साइज, ये सेल का साइज है, ये सेल का साइज है। अब ये बड़ा सेल हो या फिर बड़ा प्याज हो या फिर छोटा प्याज हो, इसका सेल से
जो है आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस क्रियाकलाप से हम पता चलता है कि हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई पड़ता है। संरचना एक जैसा दिखाई पड़ता है। ये बड़ा प्याज का भी ऐसी संरचना दिखेगा और छोटा प्याज का भी सेम ऐसा ही संरचना दिखेगा तुमको। प्याज के आकार से प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज की झिल्ली की कोशिका समान होती है। प्याज का आकार चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतनी हो, इसका संरचना जो है वो समान रहेगा। संरचना समान रहेगा। है समझ में? अब देखो एक लाइन लिख लेना नोट करके, यहां पर नोट कर लेना। जो छोटी छोटी संरचना मिली है उन्हें ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। ये जो छोटी छोटी संरचना हमको दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। आगे समझ में? इतना उतारो। हाँ बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे? एक कोशिके के बारे में और बहुकोशिकीय के बारे में। एक कोशिका, अब हम क्या देखेंगे? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। बहुकोशिकीय के बारे में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। तो पहला हेडिंग देंगे, क्या देंगे? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वैसा सेल, अब जो है बहुकोशिकीय के बारे में, वैसा सेल या वैसा सेल जिसका शरीर, वैसा जीव जिसका शरीर बहुकोशिकीय के बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारा, तो उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अब जो है एक कोशिकीय जीव के अंदर उदाहरण क्या आता है? जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर एक सेल से मिलकर बना होता है। अब हम ये देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ऐसे जीव जिनका संपूर्ण मतलब पूरा शरीर, संपूर्ण मतलब पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब जो है उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, हाँ, तो ऐसे जीव जिसका संपूर्ण माने पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये अमीबा है। अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है, जैसे तैसे भी
ये अमीबा, ये अमीबा जो है, ये अमीबा जो है कितना सेल से मिलकर बना होता है? एक। अब जो है, अब अगला एग्जांपल, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम जीवाणु, जीवाणु आदि, ये कितने सेल से मिलकर बना होता है? एक सेल से। उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे कि डस्टर, ये डस्टर सिंगल है ना, तो ये एक कोशिकीय मान लेंगे, और इसमें बहुत सारे डस्टर को जोड़ देंगे तो एक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम बहुकोशिकीय प्राणी कहेंगे, जीव कहेंगे। अब जो है इतना उतारो, उधर गया, चलो ठीक है, तुम मिटाते हैं। अब हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे, बहुकोशिकीय जीव के बारे में। बहुकोशिकीय जीव के बारे में, वैसा जीव जिसका पूरा शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे आप, हम, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। ऐसे समझ में, बहुकोशिकीय हेडिंग देंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव, वैसा जीव, वैसा जीव जिनका, इनका पूरा शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, से बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आया समझ में? आया ना? अब विभिन्न कोशिका का कार्य जो है विभिन्न होता है, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका है ना, तो सब कोशिका का कार्य जो है, विभिन्न कोशिका का कार्य विभिन्न होता है, अलग अलग कोशिका का काम अलग अलग होता है। और विभिन्न कोशिकाओं का कार्य विभिन्न होता है। विभिन्न कोशिका का कार्य विभिन्न होते हैं। इतना आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। और देखेंगे अभी, और देखेंगे, पहले इतना उतारो। उधर गया तो एक लाइन, ज्यादा नहीं, यहीं पर लिख देते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नहीं मिटा देते। एक कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? कोशिका से मिलकर, हम जानते हैं कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन कोशिका से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। अंगों का
निर्माण होता है, निर्माण होता है। कोशिका से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। हम लोगों ने देख लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कोशिका के प्रकार के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में देखा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में देखा, और उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं तक आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।